चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में रहेंगे हमारे पसंदीदा मिनिस्टर अनिल विज साहब। अनिल विज साहब, वैसे तो चक्रव्यूह में आपको उलझाना आसान नहीं है, कोशिश हम करेंगे। पहला जो आरोप है वो ये हम आप पे लगाते हैं कि आप ऐसे बयान देते हैं कि आपकी जो सरकार है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वही कतराने लगते हैं और जो आपके उठाए गए सवाल हैं या जो बयान हैं वो बार बार सरकार कटघरे में आ जाती है उनसे। कौन से बयान से? कौन से बयान से शुरुआत करूं मैं आपकी? पहले हम बयान जो आपकी जो ताज़ा आया है, आप कहते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हुड्डा जी जेल में होते। तो पहला सवाल तो ये है कि आप मुख्यमंत्री आप बार बार बोलते हैं बनना नहीं चाहते, फिर आप कहते क्यों हैं कि मैं देखिए उसकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है और जब तक पूरी बात ना बताई जाए तब तक बात समझ नहीं आती है। ये बात शुरू की भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने। उन्होंने कहा कि अनिल विज मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे था और पार्टी ने इसको 5वें नंबर पे धकेल दिया और ये तो हारा हुआ जर्नल है। तो ये तो आपके दिल की बात कही ना उन्होंने? नहीं कही ना जी। तो आपके दिल की बात क्या है? नहीं, मैंने तो आज तक कभी कुछ भी बनने के लिए दावा ही नहीं किया। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कोई पद पाने के लिए, कोई ओहदा पाने के लिए मैंने आज तक कभी क्लेम ही नहीं किया। तो फिर ये क्यों आया जिक्र कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता? नहीं, उसका मैंने जवाब दिया। क्या? मैंने कहा हुड्डा साहब, मैंने तो कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची नहीं, कभी कोई भी पद पाने की सोची नहीं, लेकिन अगर मैं कभी मुख्यमंत्री होता तो आप खुली हवा में सांस ना ले रहे हो। फिर कभी आप मुख्यमंत्री बन जाने की बात कहते हैं, कभी कहते हैं कि कभी आप गब्बर बन जाते हैं, कहते हैं गब्बर, तेरा क्या होगा कालिया। ये गब्बर तो एक विलन था, मैं तो हीरो हूँ। तो फिर वो तो मैं गब्बर, कालिया कौन है? कालिया कौन है? देखिए ये तो एक डायलॉग्स हैं जो फिट होते हैं कहीं कहीं, तो जहां जो फिट होता है उसको कर लिया जाता है। उन डायलॉग्स की बात कर रहा हूं कि इनमें कालिया कौन है और गब्बर कौन है, ये बताइए आप। देखिए, ना कोई गब्बर है ना कोई कालिया है। हुड्डा साहब का रंग बहुत साफ सुथरा है, वो कहीं से भी काले तो लगता नहीं है। लेकिन गीता बुक्कल ने तो आपको कालिया वो गब्बर बना दिया ना। अब गीता बुक्कल ऐसी पिक्चरें देखती है तो मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं। पिक्चर्स तो देखिए, हमें जानते हैं, आपसे अभी भी बात हो रही थी, पिक्चर्स तो आप भी एक्शन देखते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन एक्शन मूवीज देखते हुए मैं जो है एक्शंस को देखता हूँ। अब गीता बुक्कल गब्बर को देखती है तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? आराम से अमोल पालेकर स्टाइल में, संजीव कुमार स्टाइल में मनोहर जी सरकार चला रहे हैं, आप एंग्री यंग मैन बन के बंदूक लेके आ जाते हैं, बयानबाजी करने लगते हैं, कोई फायदा उसका हो? तो मेरे बयान से मेरी सरकार को कोई एतराज नहीं है। मेरे बयान से बताइए मेरी सरकार को क्या एतराज है? देखिए, बिग बुलेटिन में भी आपका जो अंदाज है उसको लेकर मैंने एक शेर कहा था और आज मेरे सामने आप बैठे हैं, आपके सामने वो शेर मैं कहता हूँ कि रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और अनिल विज चुप रहे, ये सलीका आपको कब आएगा? नहीं, देखिए बात ये है, चुप तो वो रहते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है, हमने कुछ छुपाना नहीं है। आप छुपाते नहीं हैं, आप बताते हैं, आप जांच बिठाते हैं, आप रिपोर्ट भेजते हैं, आपकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मानते नहीं है, खारिज कर दी जाए। ये रोहतक वाला जो मसला था, पीजीआई का जो मसला था, हुकुम सिंह वाला, मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है? मैं 50 रिपोर्टें भेजता हूँ और उसमें से एक के ऊपर अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दोबारा जांच करा ली जाए तो क्या एतराज है? ऐतराज तो है ना, इतने बार एमएलए बन चुके हैं आप, इतने वरिष्ठ मंत्री। हुड्डा साहब ने ठीक कहा था कि आप ओपनिंग बैट्समैन थे और 5वें डाउन पे आपको भेजा गया है। बात ये है कि हुड्डा साहब को ये कहां से ख्वाब आते रहते हैं। मैंने जब बताया कि मैं तो लाइन में था ही नहीं, जब मैं लाइन में ही नहीं था तो फिर उनको कहां से ये ख्याल आता है कि मैं 1 नंबर पे होऊंगा या 5 नंबर पे होऊंगा। लेकिन मैं हुड्डा साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जिस भी नंबर से बैटिंग करूंगा मैं वहां से सिक्सर मारूंगा। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं आदमी तो ठीक है अनिल विज, लेकिन पार्टी में गलत है। जो विपक्षी पार्टी हैं वो जानते हैं कि विपक्ष का काम आप कर रहे हैं, सरकार में अंदर रह के कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं। देखिए ऐसा है, अब दुष्यंत चौटाला जी को कैसे पता लगा कि मेरी पार्टी खराब है? वो तो दुष्यंत चौटाला बताएं और आप बताएं, आपकी तारीफ क्यों करते हैं? आपकी तारीफ क्यों करते हैं वो?
क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनका काम कर रहे हैं, आप सरकार में हैं लेकिन काम विपक्ष का कर रहे हैं। कौन सा विपक्ष का काम किया? ये दुष्यंत चौटाला जी जो आप नहीं, दुष्यंत चौटाला क्या कहता है मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन पे आते हैं। जब से आप मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री के तौर पे आपने कौन से ऐसे काम हैं जो किए जिनका रिजल्ट आप ज़मीन पे हमें बता सकें? आप जाते हैं, आप पे आरोप लगते हैं, टंकी पे चढ़ जाते हैं, पता नहीं टंकी में क्या ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता, विपक्ष के लोगों का सवाल है ये, लेकिन उस टंकी का ढक्कन आज तक नहीं लगा। मैं एक टंकी पर चढ़ा, सारे हरियाणा की टंकियां साफ हो गई, ना केवल सिविल अस्पतालों की, सभी दफ्तरों की, सब ने अपने अपनी टंकियां साफ की। और यहां तक कि लोगों को भी ख्याल आ गया कि हाँ, हमें भी अपनी टंकी साफ कर लेनी चाहिए। रोहतक की जो पीजीआई है उसके हालात तो सुधरते हमें दिख नहीं रहे, रोज हड़ताल हो जाती है। देखिए, बात ये ठीक है कि हमारा रोहतक पीजीआई लंबे समय से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, लंबे समय से, और वहाँ पर कुछ लोग अपनी वहाँ पर सत्ता को कायम रखने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं। बच्चों का सहारा उन्होंने अब भी लिया, लेकिन बच्चे समझदार हैं, बच्चों को बात समझ में आ गई और आज रोहतक पीजीआई बहुत अच्छी तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। अभी हड़ताल पे हड़ताल होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। आप कह रहे हैं हालात, आप कह रहे हैं हालात ठीक हो गए। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर नहीं मिल पाती है तो हम उसका संज्ञान लेते हैं। कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री जिस शैली से आप करना चाहते हैं उस शैली के कदरदान हो, ऐसा हमें नहीं लगता। ये गलत बात है। मैंने अपने विभाग के लिए जो जो योजनाएं बनाई उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की। मैंने हेल्थ में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, स्वीकृति की और कहा कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा। रामदेव जी ने बाद में वो दर्जा ठुकरा दिया। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बाबा रामदेव को क्यों चुना आपने? दोस्त हैं आपके? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देना है तो बताइए बाबा रामदेव के सिवा और कौन है? आप मुझे बताइए। सिर्फ आप मानते हैं कि सिर्फ रामदेव ही हैं जिनको योग मैं आता है? जितना उन्होंने योग को बढ़ावा दिया, जितना उन्होंने योग को सारे विश्व में फैलाया, जिसकी वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज यूएनओ ने 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। पर बाबा के ऊपर तो आरोप लगते हैं कि बाबा तो योग गुरु कम हैं, व्यापारी ज़्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, इसलिए आपने उनको ओबलाइज किया है। देखिए, हमने केवल बाबा रामदेव जी से योग को बढ़ावा देने के लिए, हम अगर गांव में योगशालाएं खोलने जा रहे हैं, हमें ट्रेंड टीचर चाहिए, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बाबा रामदेव जी उनको ट्रेनिंग देंगे। हमने स्कूलों में योग शुरू करना है। देखिए, बाबा रामदेव जी, आप मुझे बताइए क्या ऐतराज है? मैं बता रहा हूं, ऐतराज है? सुनिए, और बाबा रामदेव सुनेंगे, और आप सुनिए मेरी बात ना, बाबा रामदेव में और अनिल विज साहब में एक सिमिलरिटी है। आप पहले मेरी बात सुनिए। आप दोनों बाबा कंट्रोवर्सी वाले बाबा हैं। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। वो भी कंट्रोवर्सी पसंद है और अनिल विज साहब को भी कंट्रोवर्सी पसंद है। नहीं, बाबा रामदेव बाबा रामदेव को खबरों में बने रहना है, अनिल विज को खबरों में बने रहना है। बाबा रामदेव हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बाबा हरियाणा के प्रति, उनका हरियाणा के प्रति बहुत बाबा ऐसे हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, योग में काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा जब रामदेव कंट्रोवर्सी में आते हैं, ठीक है, तब आप उनके सपोर्ट करते नजर आते हैं। जैसे पुत्र जीवक बीज की जब बात हो रही है, पूरी जो भारत है, पूरा जो मीडिया है, उसमें बात ये हो रही है कि बाबा ऐसा नाम आप क्यों दे रहे हैं जिसमें पुत्र जीवक लिखा हुआ है? नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको सलाह दीजिए ना। देखिए, मेरी बात सुनिए जी। अब इनको पता ही नहीं है कि उसको नाम बाबा ने नहीं दिया है, तो बाबा ठीक कर लें। सुनिए मेरी बात, बाबा ठीक कर लें। पुत्र जीवक बीज है वो एक पौधे के बीज का नाम है, वो हमें पता है, और वो सदियों पहले से है। उसका नाम बाबा ने नहीं रखा है, बाबा ने कोई दवाई नहीं बनाई है। उस ज्ञान की और हमें ये अनुभूति हो चुकी है। अज्ञानी लोग
ये विधानसभा में खड़े होकर ये इसकी बात करते हैं। सांसद अरे ने भी मैंने उठाया। उनको ये कहा कि तुम गलत गोली खा रहे हो, ये गोली पुत्र पैदा करने की है ही नहीं। ये तो एक बीज है जो फर्टिलिटी के लिए बीज है, और ये इसका औषधीय नाम है। अब हम यही कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे नाम है हैं कि बाबा, इसका शास्त्रीय नाम है, बाबा ने नहीं बनाया। बाबा जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बाबा ने- इंटरव्यूज में ये बता रहे हैं कि ये जो नाम है उन्होंने नहीं रखा। आप नाम चेंज करने की सलाह क्यों नहीं देते उनको? नाम कैसे हटा देंगे? क्यों? बताइए मेरे को। पुत्र की जगह संतान लिख नहीं, लीजिए। मुझे बताइए, पुत्र उस की जगह पौधे का नाम आज से 5000 साल पहले भी यही था। भ्रम पैदा कर रहा है, उसको कैसे बदल देंगे? भ्रम पैदा कर मेरी रहा है। बात सुनिए, खाली नाम- बाबा नाम- खाली नाम खाली से बाबा भ्रम नहीं पैदा- बेचता, नाम से भ्रम पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा? खाली बाबा नहीं बेचता। वो बीज अगर आप पंसारी की दुकान से लोगे, वहां भी आपको पुत्र जीवक बीज क्या के लेना पड़ेगा। पंसारी को तो मेरी हम बात नहीं सुनिए। जानते ना, हम तो बाबा को नहीं, जानते हैं। नहीं, बाबा नहीं, तो नहीं, देश बदलना चाहते हैं। नहीं, नहीं, बाबा अगर वो तो किसी वैद्य की दुकान से लोगे तो भी आपको पुत्र जीवक बीज कह के उसको बुलाना पड़ेगा। देखिए विज साहब, सवाल बाबा पे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने बताया, बाबा एक बड़ी पर्सनैलिटी है, पंसारी जो है बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। तो बाबा तो चाहते हैं ना बाबा कोई कि औषधि नहीं बना रहा है, कि बाबा कोई औषधि नहीं बना रहा है। बाबा ये चाहते हैं ना, बीज को उस बीज के नाम से ही बेचता है। बाबा, और उस बीज का नाम, अब आप कहेंगे तुलसी का नाम बदल दो, बाबा ये चाहते हैं ना, क्यों है? सुनिए बाबा मोदी साहब की जो लहर है कि बालिकाओं को बढ़ावा दो, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हम तो उसकी दुहाई दे रहे हैं ना कि बाबा ये भ्रामक प्रचार हो रहा है। जब बाबा ने उसका नाम ही नहीं रखा। पंसारी तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ना हरियाणा का। बाबा ने जब उसका नाम ही नहीं रामदेव है, रखा, वो तो एक बीज का नाम है। तो अब बीज का नाम 5000 साल से है। आप दिल से बताइए ये बात कि ये जो नाम है इससे भ्रम पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इससे कोई भ्रम पैदा नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष इस नाम को लेकर इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उसका नाम बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। क्यों? आप मुझे बताइए, क्यों? कैसे आग का नाम आग रहेगा, कैसे तुलसी का नाम तुलसी रहेगा? शास्त्रीय नाम है उस एक पौधे के बीज का। एक पौधा है, उसके बीज का शास्त्रीय नाम है। अब सर्पगंधा से वो शुरू से सर्पगंधा है, आप कहोगे सर्पगंधा बदल दो। तो इस प्रकार की अनेकों हजारों दवाइयां हैं जिनके इस प्रकार का नाम है, उनका सारा आप कैसे बदल सकते हैं? चलिए, नाम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं ये बाबा पे छोड़ते हैं। और विज साहब बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम इनसे फिर से गुजारिश करेंगे चक्रव्यूह के माध्यम से कि ये जो नाम है पुत्र जीवक बीज भ्रम फैला रहा है। अगर ये चाहें तो अपने दोस्त को, बाबा रामदेव जी को, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से विपक्षी नेताओं को कहना चाहूँगा कि वो इसकी भ्रांति ना फैलाएं और इस बीज को इस उम्मीद में मत खाएं कि इससे पुत्र पैदा होगा। ये पुत्र पैदा करने वाली दवा ही नहीं। मतलब विपक्ष को सलाह दे देंगे? हाँ, क्योंकि वही उठा रहे हैं बात। नहीं, हम भी उठा रहे हैं, वही उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं वही कि उठा रहे हैं, आने वाली वही जनरेशन, उठा रहे हैं, आने वाली जनरेशन। और आप भी मत उठाइए, आप भी मत उठाइए। आप लोगों को बताइए, 100-150 करोड़ की जनता है, हाँ जी, जिसमें से अधिकतर जो जनता है वो अनपढ़ जनता है हमारे देश की। आप मानते हैं इस चीज को? और जब उनको दिखता है पुत्र जीवक, और हमारे देश में दुर्भाग्य है हमारा कि बेटी चाहने वाले कम है, बेटा चाहने वाले ज्यादा हैं, आप बताइए और उनमें भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। को आप और हमको ये काम करना चाहिए कि ये पुत्र पैदा करने की दवाई नहीं है। तो अब मतलब बाबा की दवाई से भ्रम पैदा हो, उससे नाम कैसे बदल जाएगा? और मैं हम लोगों को बताते बताइए, उससे नाम कैसे बदल जाएगा? चलिए, अनिल विज साहब से चक्रव्यूह में सवालों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और अनिल विज साहब के दिल की बातों को जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपकी सरकार जीजाजी का नाम लेके सरकार में आई थी, ठीक है, कहाँ गई वो जीजाजी को आप अंदर करवाने वाले थे? क्यों नहीं? क्या बताइए? हमारे मुख्यमंत्री नाम तक नहीं लिख रहे हैं, उस रिपोर्ट में लिख रहे हैं सेक्टर 83। चक्रव्यूह में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चक्रव्यूह में आज है हमारे साथ मनोहर सरकार के एंग्री यंग मैन अनिल विज साहब। सुना है एक्शन फिल्में बहुत देखते हैं आप? देखिए, मुझको अच्छी लगती हैं और हमें समय तो मिलता नहीं है। ज़्यादा समय तो हम समाचार देखते हैं,
लेकिन जब कोई नया समाचार नहीं आ रहा होता तो जो आधा घंटा पौना घंटा होता है कोई ना कोई एक्शन मूवी देख लेते हैं। शोले तो काफी पसंद आई आपको? नहीं नहीं, शोले तो बहुत पुरानी पिक्चर है, शायद कभी देखी होगी कॉलेज टाइम में, बहुत पुरानी पिक्चर है। धर्मेंद्र का एक डायलॉग आपने सुना होगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कौन सी फिल्म का है? नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। लेकिन ये जो बयानबाजी है इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, आजकल जो हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री हैं कैप्टन अजय यादव साहब और आपके बीच जो ट्विटरबाजी और जो बयानबाजी हो रही है वो उस स्तर की हो रही थी? नहीं नहीं, देखिए वो ऐसा है कि अब ये रोज बेमतलब की बात करते थे तो लोगों ने कहा आप भी बोलो, वो कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, जरूरी तो नहीं कि आदमी कुत्ते को काटे तो ही हिसाब बराबर होगा, मैं नहीं बोलना चाहता, अब मैंने इतनी बात कही। तो ये शोभा देता है अनिल विज साहब जैसे बड़े कद वाले नेता के मुंह से? नहीं नहीं, कहावत है, बुजुर्गों की कही हुई है, मेरी बनाई हुई तो है नहीं। आप जो कांग्रेस के लोग हैं इतना उनसे चिढ़ते क्यों हैं? चिढ़ शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो बयानबाजी में या जब आप ट्विटर पे लिखते हैं दिखाई देता है। सोनिया गांधी जी को भी हक है कि माना कि मोदी साहब सत्तारूढ़ हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे मनोहर जी की सरकार है, लेकिन विपक्ष में ही सही उनको भी घूमने फिरने का अधिकार है, जो जनता है उनसे मिलने का अधिकार है। सोनिया गांधी आती हैं तो आप कहते हैं विलेज टूरिज्म कर रही हैं। राहुल गांधी अगर ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन में बैठने का अधिकार आपको ही थोड़ी ना है, तो आपको लगता है कि एक बच्चा गुम हो गया है, कब मना किया? आप फिर कहते हैं ना ट्रेन में ऐसा लग रहा है जैसे एक भागा हुआ बच्चा आ गया। देखिए ऐसी बात है कि वो आती हैं और आके सोनिया गांधी जी, उनका अधिकार है राजनीति करें, हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन अपने जमाने में तो कभी उन्होंने किसानों की चिंता की नहीं। पर वो जनता ने बनाया ना उनको। नहीं सुनिए ना मेरी बात, अब वो दिल्ली में बैठी बैठी परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है तो कहते चलो गाँव का ही चक्कर लगाएं, तो ये विलेज टूरिज्म ही है और क्या है। तो चक्कर लगाने में आपको एतराज क्या है? हमें एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो हमको नजर आ रहा है हम वो बयान कर रहे हैं। राहुल गांधी जनता से मिलने की कोशिश करे, ट्रेन में बैठे आम आदमी की तरह घूमने की कोशिश करें, तो वो आपको एक भागा हुआ बच्चा दिखता है, क्यों? मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी को अगर पंजाब जाना है तो क्या उसको थर्ड क्लास के डब्बे में बैठ के जाना है? तो उसको हक नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं हक नहीं है। वो किसानों की चिंता कम कर रहे थे और अपना फोटो सेशन ज्यादा कर रहे थे। मतलब अनिल विज जो हैं वो चबूतरे पे बैठ के पंचायत लगाएं, वो किसी थड़ी वाले के सालों से बैठता हूँ, वो थड़ी वाले के साथ आज से पहले राहुल गांधी गाड़ी में बैठा हो, वो सड़क, आप मुझे बताइए, आज से पहले राहुल गांधी वो सड़क पे आज से पहले राहुल गांधी, आप मुझे बताइए अगर जाना ही है गाड़ी में तो थर्ड क्लास के डब्बे में आज से पहले कभी बैठा हो राहुल गांधी? अनिल विज साहब छोले भटूरे खाएं रेडी वाले के साथ, तो खबर नहीं है, ठीक है। मनोहर लाल जी चद्दर डाल के ग्राउंड पे सो जाएं तो वो खबर नहीं है। अगर राहुल गांधी बेचारा ट्रेन में बैठ जाए तो आप इतने जेलस क्यों हो रहे हैं? अरे पंजाब के किसानों की चिंता हो रही है तो जाए ना, उसके पास साधन संपन्न आदमी है, दुनिया भर के साधन है, उसके पास साधन है, और अगर अपने पास नहीं है तो थोड़ी बहुत मदद अपने जीजे से भी ले सकता है। तो वो आपसे अपने जीजे से ले ले, जाए ना। जीजा की बात, थर्ड क्लास की गाड़ी में वो किसानों की चिंता कम कर रहा था और अपना फोटो सेशन ज्यादा करवा रहा। जीजा जी की आप बात कर रहे हैं ना, जीजा जी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सरकार जीजा जी का नाम लेके इस सरकार में आई थी, ठीक है। कहाँ गई वो जीजा जी को आप अंदर करवाने वाले थे? क्यों नहीं, क्या बताइए? हमारे मुख्यमंत्री नाम तक नहीं लिख रहे हैं, हमारे रिपोर्ट में लिख रहे हैं सेक्टर 83, रॉबर्ट वाड्रा का नाम तक नहीं आ रहा है उसमें। नहीं तो सेक्टर 83 में और भी हैं। तो और भी हैं, नहीं तो आप तो मुद्दा उसी को बनाया था ना, आपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। सुनिए मेरी बात को, आपने मुद्दा ब्लैक मनी को बनाया था। कितने रुपए वापस आ गए? 1 साल हो गया आपकी सरकार को केंद्र में। ब्लैक मनी का जो आप बोल रहे थे हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गए, 15 रुपए भी नहीं आए हमारे अकाउंट में, तो बताइए। मेरी बात सुनिए जी, इतने सालों की छुपाए हुआ धन ये सवाल इसलिए मोदी सरकार ने, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, सुनिए मुद्दा बनाया था इसको, सुनिए मुद्दा बनाया था तो मेरी सरकार उस पर काम कर रही है। क्या काम किया? मेरी बात सुनिए, बताइए। पहला डिसीजन पहली कैबिनेट में अगर मोदी सरकार ने कोई किया है तो काला धन को वापस लाने के लिए एसआईटी बनाने का किया। मेरी सरकार 1 साल हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रिजल्ट बताइए। मेरी बात सुनिए, मेरी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ
वो काला धन वापस लाने की कोशिश कर रही है, और जिस दिन वो काला धन सारा वापस आ जाएगा तो आप देखना कि लोगों की जेब में कितना पैसा जाएगा। अभी एक राजा हुआ करते थे, इतिहास में नाम भूल गया मैं, सत्यव्रत नाम था, जो हमेशा सत्य बोलते थे क्या, क्योंकि आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा है। नहीं वो आपको पता होगा। हाँ। जो हमेशा सच बोला करते थे। हम ये मान के चलते हैं कि मोदी साहब, मनोहर जी, अनिल विज साहब, सभी जो वो राजा हैं उनके दिखाए हुए पे चल रहे हैं, लेकिन सर रिजल्ट कोई नहीं आया, एक पैसा वापस नहीं आया। आप देखिए, इतनी जल्दी अगर आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एकदम जहाज लेके जाएं, जहां पर बैंक पड़ा है वहां पर हम कमांडो कार्रवाई करें और वहां से कैश उठा के ले आएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं। आपकी सरकार यहाँ पे आई, मनोहर जी की सरकार, 6 महीने हो गए, ठीक है, आप गिनवाने को गिनवा देंगे कि हमने रजिस्ट्री ऑनलाइन शुरू कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आपकी सरकार है इसकी जो चाल है वो कछुए के जैसी है। अब कछुआ हो सकता है कि 5 साल में आगे निकल जाए, आपकी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आपकी सरकार को अफसर चला रहे हैं, आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। आपने आप कहते हैं, अभी आपने खुद माना, जो हुकम सिंह वाली रिपोर्ट थी, क्या हुआ उस रिपोर्ट का बताइए। उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी हुई, हाँ, तो क्या उसको बंद थोड़ा कर दिया, तो फिर क्या फायदा? नहीं, अगर बंद रिकमेंडेशन, मेरी बात सुनिए, जो रिकमेंडेशन मेरी बात सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री दे रहा है, उसके विभाग की रिपोर्ट है। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो कोई फाइल उठा के फेंक थोड़ा दी, उस फाइल पर फर्दर काम हुआ। आपके डिपार्टमेंट में आपसे बड़ा कौन है? नहीं, देखिए, जांच मैंने नहीं किया, जांच तो ऑफिसर ने, जांच अधिकारी ने, आप उससे सहमत थे? अधिकारी ने किया, आप उससे सहमत थे? लेकिन मुख्यमंत्री जी को अगर लगता है कि इसकी से दोबारा जांच करा लेनी चाहिए तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि दोबारा करवाई जाए, और उन्होंने करवाई और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कौन कहता उठा के फेंक दे? तो चलिए, अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपके ऑफिसर हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोटोकॉल को दरकिनार करके कई बार आपको बाईपास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? मुझको बाईपास कोई नहीं कर सकता, मुझको इग्नोर कोई नहीं कर सकता, किसी में दम नहीं है, किसी में भी। जो आप जिस मिजाज के साथ इस सरकार को बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लगातार पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, शायद कोई ही दिन ऐसा होता हो कि जब अनिल विज साहब का हमारे मोबाइल पे मैसेज ना आता हो। हम ये आपके सत्तारूढ़ के दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, जब आप विपक्ष में थे, 4 एमएलए थे, जो सपना लेकर आप आए थे, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए, वो सपना आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। एक राजनीतिज्ञ का बयान नहीं चाहिए, नहीं, अनिल विज साहब का बयान चाहिए। अनिल विज बोल रहा है और बिल्कुल नई सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, और आप देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। जो ईमानदार अफसर थे, जो आपकी राहों पे चल रहे थे, प्रदीप कासनी की बात करें, अशोक खेमका की बात करें, कहाँ गई उनकी ईमानदारी? फिर से आपने उन्हीं जगह पे पहुंचा दिया। देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? अशोक खेमका को जिस कांग्रेस ने खुड्डे लाइन लगाया था, बात कर रहे हैं। प्रदीप कासनी आज भी मेरे विभाग में है, आज हैं आपके और अभी ये जो रोहतक मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा वो मामला हुआ था, उसको प्रदीप कासनी ने और वहां के वीसी ने जाके सुलझाया। बिल्कुल प्रदीप कासनी मेरे साथ है, हमें पता है। हाँ? ठीक है, उनको आपने फिर उपायुक्त लगाया आपकी सरकार ने गुड़गांव का, ठीक है, फिर गलती हो गई। अशोक खेमका जैसे ईमानदार अफसर, रोज आप कहेंगे फोटोज आती थी, प्रेरोगेटिव है। हम वही तो बात कर रहे हैं, कहाँ लगाना, हम वही तो बात कर रहे हैं, किसको कहाँ लगाना, हम वही तो बात। और अगर मैं सोचने लग जाऊं कि भाई सब कुछ मेरी मर्जी से चले, तो ऐसा हो नहीं ना सकता। मुख्यमंत्री किस लिए? लेकिन आपका जो अनुभव है, उस अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है। किसने? किसने? आप इतने भोले तो नहीं है। सुनिए मेरी बात, हाँ। हमारी हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात होती है, जिस मुद्दे पर हमें अपनी राय व्यक्त करनी होती है, हम अपनी राय व्यक्त करते हैं। पिछली सरकार जो थी, उसमें हुड्डा साहब से जब भी कोई सवाल पूछा जाता था, ठीक है, तो उनका जवाब एक ही मिलता था, ये हाइपोथेटिकल सवाल है आपका, यानी परिकल्पना पे आधारित। आज आपके मुख्यमंत्री से हम जो भी सवाल पूछते हैं, उनका एक ही जवाब होता है, जांच की जाएगी। अगर मैं सनी देओल होता तो सनी देओल ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता। आप भी बस जांच पे जांच, जांच पे जांच, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। कौन कहता नहीं निकलता? हम कह रहे हैं। किस बात से? आप बताइए कितने रिजल्ट्स आए अभी तक? एक बात सुनिए, हाँ हाँ, जांच कोई माचिस की डिब्बी है कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दी? हाँ, मतलब जांच में अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब ये हमने सेक्टर 83 की जांच के लिए कमेटी गठित की है,
उसको 6 महीने का समय दिए। अभी तो आप क्यों सेक्टर 83 का जिक्र कर रहे हैं, जिस बेबाकी से आप रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते थे, जिस रॉबर्ट वाड्रा का नाम भुना भुना के आप सत्ता में बैठे, वो रॉबर्ट वाड्रा का नाम सेक्टर 83 में कैसे तब्दील हो गया? नहीं, मेरी बात सुनिए, सेक्टर 83 में ही रॉबर्ट वाड्रा की वो लैंड थी, विवादित लैंड थी, जिसको उन्होंने सरकार से CLU लेके मुनाफा कमा के DLF को बेचा। हम तो सवाल आपसे ये कर रहे हैं ना कि जो DLF को बेचा, रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, हाँ, वो सेक्टर 83 में कैसे तब्दील हो गया? क्यों नहीं वैसी छाती ठोक के बोलते हैं अब आप? देखिए, हम तो छाती ठोक के बोलते हैं। हाँ, तो सेक्टर 83 हम तो क्यों बोल रहे हैं? छाती ठोक कर बोलते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच कराई जा रही है और उसके लिए बकायदा कमीशन बन चुका है और उस 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि नतीजे क्या निकलते हैं। जी, ये हैं अनिल विज साहब, अपने बेबाक बिंदास अंदाज के लिए पूरे मीडिया में जाने जाते हैं, पूरी सरकार में जाने जाते हैं और कई पत्रकार तो चाह रहे हैं कि इनकी फोटो अपने स्क्रीन सेवर पर लगा लें ताकि बाबा हर रोज़ कोई खबर दें और चैनल और अखबार चलते रहें। बहरहाल आज के चक्रव्यूह में जो सवालों का घेरा था, वो किस हद तक हम उसमें कामयाब हुए, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप बने रहिए ETV हरियाणा हिमाचल के साथ। आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ।